हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्टिक्स के अंदर बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपके लिए बता रहा था फेज रिवर्सल जॉन प्लेट, कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका। और उसमें मैंने आपको बताया था कि जो जॉन पट्टिका होती है उस जॉन पट्टिका में क्या होता है बच्चों कि जो फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध हैं, कौन से वाले, इवन वाले या ऑड वाले, किन्हीं एक को कैसा बना दिया जाता है, किन्हीं एक प्रकार के को अपारदर्शी। क्योंकि अपन जानते हैं कि क्रमागत कटिबंध कैसे होते हैं बच्चों, विपरीत कला में होते हैं। तो एकांतर कटिबंध कैसे होंगे, समान कला में। तो विपरीत विपरीत वालों को रोक दिया जाता है और समान वाले जो होंगे वो एक जगह प्रेक्षण बिंदु पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आधे कटिबंध रुक जाते हैं, या तो विषम संख्या वाले या सम संख्या वाले। तो इसके लिए अपन ने कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका बताई और उसमें क्या किया, उसमें जो रोके गए थे, अपारदर्शी बनाए गए थे, उन कटिबंधों को पारदर्शी बनाया और ऐसे माध्यम से पेंट कर दिया जो कि उनके मध्य λ/2 पथांतर या पाई कलांतर अतिरिक्त उत्पन्न कर दे, जिससे अब सभी जो कटिबंध होंगे वो समान कला में होंगे। अतः प्रेक्षण बिंदु पर जो तरंगें पहुंचेंगी सभी के कारण, इवन वालों से और ऑड वालों से, दोनों से ही समान कला में पहुंचेंगी। ऐसी जो पट्टिका जॉन पट्टिका उसे अपन क्या कहते हैं बच्चों, फेज रिवर्सल जॉन पट्टिका कहते हैं या कला व्युत्क्रमण जॉन पट्टिका कहते हैं। आज की क्लास में अब मैं आपके लिए बताने वाला हूं बच्चों वृत्ताकार द्वारक से फ्रेनेल विवर्तन। देखिए, वृत्ताकार द्वारक से फ्रेनेल विवर्तन। इसमें मैंने क्या लिया, सबसे पहले बच्चों एस कोई स्रोत लिया है, प्रकाश स्रोत लिया है, और सामने मैंने ये ए वी क्या लिया है, कोई रेखा छिद्र लिया है। ए वी क्या लिया है, रेखा छिद्र लिया है। एस और ओ जो ए वी का मध्य बिंदु है, वो बिंदु अपन ने मान लिया, ओ बिंदु मान लिया। ए बी पर कोई क्या बच्चों, ए बी अपन ने कोई वृत्ताकार द्वारक माना है और यहाँ पर माना कि गोलीय तरंगाग्र इस पर आपतित हो रहा है। नाम दे लो, देना चाहो तो डब्लू डैश, कोई तरंगाग्र इस पर आपतित हो रहा है बच्चों। इस द्वारक की जो ए बी वृत्ताकार द्वारक है, इसकी स्रोत से दूरी मान ली अपन ने कितनी, स्मॉल ए, और इस द्वारक की सामने कोई पर्दा रखा है बच्चों एम एन, और इस पर्दे से इसकी दूरी मान ली अपन ने स्मॉल बी, ठीक है। इसका केंद्रीय बिंदु मान लिया बच्चों पी, केंद्रीय बिंदु क्या है, पी है। तो इस पर्दे पर अपन विभिन्न बिंदुओं पर क्या देखेंगे, इसका विवर्तन प्रतिरूप देखेंगे, ठीक है। यानी मैंने यहाँ पे आपके लिए इस डायग्राम में क्या माना है, सबसे पहले माना है ए वी एक संकीर्ण वृत्ताकार द्वारक है। ए वी क्या है, सबसे पहले माना ए वी एक संकीर्ण, संकीर्ण मतलब सकड़ा वृत्ताकार द्वारक है। ए भी क्या है बच्चों, एक संकीर्ण वृत्ताकार द्वारक है और इस पर स्रोत एस से डब्लू डैश तरंगाग्र क्या हो रहा है बच्चों, आपतित हो रहा है। इस द्वारक की त्रिज्या अपन मान लेते हैं कितनी बच्चों, माना कि इस द्वारक की त्रिज्या है स्मॉल आर। आर क्या है, इस द्वारक की त्रिज्या, और इस द्वारक का केंद्र मान लेता हूं मैं ओ बिंदु। ओ क्या है बच्चों, इस द्वारक का केंद्र बिंदु है, और इस पर एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस से प्रकाश आपतित हो रहा है। द्वारक से स्रोत की दूरी स्मॉल ए के बराबर है और द्वारक से पर्दे की दूरी किसके बराबर है बच्चों, स्मॉल वी के बराबर ली गई है। जब लैम्ब्डा तरंग दैर्घ्य का एक वर्णी प्रकाश गोलीय तरंगाग्र के रूप में इसमें आपतित होता है, तो प्रकाशीय ज्यामिति के अनुसार पर्दे का भाग ए डैश बी डैश कैसा होना चाहिए बच्चों, ये पर्दे का भाग ए डैश बी डैश प्रकाशमान होना चाहिए। किसके अनुसार, अपन जानते हैं कि प्रकाश ऋजु रेखीय संचरण करता है, यानी प्रकाशीय ज्यामिति की बात करें अपन, प्रकाशीय ज्यामिति के अनुसार पर्दे का भाग ए डैश बी डैश कैसा होना चाहिए बच्चों, प्रकाशमान होना चाहिए।
और ए डैश से ऊपर और बी डैश से नीचे क्या होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए या छायांकित भाग होना चाहिए। किसके अनुसार, प्रकाशीय ज्यामिति के अनुसार। परंतु यदि द्वारक की चौड़ाई बहुत कम है, अर्थात क्या है बच्चों, ये द्वारक की जो चौड़ाई है या द्वारक का जो आकार है वो क्या है, बहुत कम। द्वारक का आकार क्या है बच्चों, बहुत कम। और कितना कम, बहुत कम। बहुत कम मतलब तरंग दैर्घ्य की कोटि का। तो उस स्थिति में क्या होता है बच्चों कि ये जो प्रकाशमान भाग है ए डैश बी डैश, इस ए डैश बी डैश में जब इतना द्वारक बहुत कम या द्वारक का आकार बहुत कम लेंगे तो उस स्थिति में इस ए डैश बी डैश जो कि कैसा होना चाहिए, प्रकाशमान होना चाहिए। ये प्रकाशमान न होकर के क्या होता है, इसमें विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है और इस विवर्तन के कारण इस प्रकाशमान में दीप्त व अदीप्त वलय प्राप्त होती हैं। क्या होता है बच्चों, इस प्रकाशमान भाग में होना चाहिए, ये भाग प्रकाशमान होना चाहिए, क्योंकि अपन जानते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और ये वृत्ताकार अपन ने द्वारक बना दिया। तो इस द्वारक के सामने ए डैश बी डैश जो भाग है, जैसे मैं आपको ले एग्जाम्पल से बताऊं, ये अपना क्या है बच्चों, ये मैंने लिया कोई अवरोधक है और इसमें ये बना दिया बच्चों वृत्ताकार द्वारक। इस द्वारक से प्रकाश निकलना चाहिए तो इसके सामने वाला भाग जो पर्दा रखा हुआ है उस पर इसके सामने, यानी इस तरह से ये प्रकाश इधर निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए बच्चों, यहाँ इसके जस्ट सामने क्या होना चाहिए, प्रकाशमान भाग। लेकिन यदि इस द्वारक का आकार कितना बहुत कम है, तरंग दैर्घ्य की कोटि का है, तो उस स्थिति में क्या होता है, इस प्रकाशमान भाग में दीप्त व अदीप्त वलय दिखाई देती है। ऐसा होने का कारण क्या है बच्चों, ऐसा विवर्तन के कारण होता है जिससे पर्दे पर उपरोक्त चित्र के अनुसार विवर्तन प्रतिरूप दिखाई देता है। यानी ये जो दीप्त और अदीप्त वलय बनती हैं ये इस चित्र अनुसार इस पर पर्दे पर दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, अब इस पर बात करें अपन कि इस पर्दे पर अपन देखें बच्चों तो जो क्षेत्र ए डैश बी डैश है वो उस ए डैश बी डैश का केंद्र बिंदु P कैसा होता है, P अदीप्त या दीप्त होता है। जो प्रदीप्त क्षेत्र अथवा प्रकाशमान क्षेत्र ए डैश बी डैश का केंद्र बिंदु P है वो कैसा होता है बच्चों, ये केंद्र बिंदु, इसमें तीन अपन जो देख रहे हैं बच्चों ए डैश बी डैश प्रकाशमान होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, इसमें दीप्त और अदीप्त वलय बनती हैं। और इसमें देखो पहली बात ज्ञात करें अपन, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है मतलब, और विवर्तन प्रतिरूप में देखें तो एक तो देखेंगे अपन इसमें तीन स्थितियां देखेंगे, एक तो इसका अक्षीय बिंदु या केंद्र बिंदु, दूसरा देखेंगे कोई अनक्षीय बिंदु ऊपर नीचे कहीं भी ले लो इस प्रकाशमान भाग में, और तीसरा देखेंगे ए डैश से ऊपर या बी डैश से नीचे। ये तीन स्थितियां देखेंगे। तो पहली बात करें अपन तो ए डैश बी डैश का केंद्र बिंदु कौन सा बच्चों, P, इसको क्या कहते हैं अपन, अक्षीय बिंदु। कैसा होता है, दीप्त या अदीप्त होता है। पर्दे के प्रकाशमान भाग ए डैश बी डैश का केंद्र बिंदु P दीप्त अथवा अदीप्त होता है। उसके बाद बच्चों अपन देखें कि इस पर्दे के केंद्र बिंदु P जो दीप्त या अदीप्त बन रहा है, इसके चारों ओर एकांतर क्रम में क्या बनती है बच्चों, इसके चारों ओर, दूसरी बात होती है बिंदु P के चारों ओर एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त वलय बनती हैं। दीप्त व अदीप्त वलय बनती हैं मतलब ये है बच्चों कि ये केंद्र बिंदु P यदि दीप्त है तो इसके चारों ओर एकांतर क्रम में दीप्त है ये बिंदु, तो इसके चारों अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, इस तरह से। अगर ये अदीप्त है
तो इसके चारों ओर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इस प्रकार से एकांतर क्रम में ये वलय बनती हैं। और ज्यामितीय छाया के क्षेत्र A' से ऊपर एवं B' से नीचे प्रकाश की तीव्रता, A' से ऊपर और B' से नीचे क्या होगा बच्चों? A' से ऊपर तथा V' से नीचे प्रकाश की तीव्रता तेजी से घटकर क्या हो जाती है बच्चों? शून्य हो जाती है। A' से ऊपर तथा B' से नीचे प्रकाश की तीव्रता तेजी से घटकर शून्य हो जाती है। अब अपन देखेंगे बच्चों, ये तीन स्थितियों में मैंने बताया था कि किसी भी अपन अवरोधक के द्वारा देख लें या द्वारक के द्वारा देख लें। अपन तीन स्थितियां देखते हैं कि एक तो उसके सामने वाले भाग में केंद्र बिंदु पर, फिर उसके जो छायांकित या प्रकाशमान भाग होगा उसके किसी अनाक्षीय बिंदु पर, यह बिंदु कहलाएगा अक्षीय, एक ये अनाक्षीय बिंदु, और एक इस भाग से परे किसी बिंदु पर तीव्रता। तो परे तो अपन को देखने की जरूरत नहीं है, यही बता दिए कि A' से ऊपर और B' से नीचे भाई जहां तीव्रता दीप्त अदीप्त वलय बनेंगी जिस भी विवर्तन प्रतिरूप में, वहां अपन तीव्रता ज्ञात करेंगे। यहाँ वलय बन ही नहीं रही है, यहाँ तो इसके बाद प्रकाश यहाँ जाता है, इसके बाद तो ये घटता जाता है और तेजी से घटकर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो तीसरी स्थिति मैंने आपको यही बता दी है कि A' से ऊपर और B' से नीचे प्रकाश की तीव्रता तेजी से घटकर क्या हो जाती है बच्चों? शून्य हो जाती है। अब स्थितियां अपन इसमें दो ज्ञात करेंगे, एक तो अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, दूसरी इस प्रकाशमान भाग के किसी अनाक्षीय बिंदु, यहां ले लो, 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 कोई सी जगह ले लो, प्रकाशमान भाग के किसी अनाक्षीय बिंदु P' पर तीव्रता, और तीसरा इस प्रकाशमान भाग से परे किसी बिंदु, परे तो मैंने बता ही दिया कि क्या होगी? तीव्रता घटकर तेजी से शून्य हो जाएगी। तो अब ज्ञात करेंगे अपन अक्षीय बिंदु पर तीव्रता, यानी अक्षीय बिंदु कौन सा है बच्चों? अक्षीय बिंदु है यहाँ पर P। तो पहला पॉइंट अपन ज्ञात कर रहे हैं। चलो मैं इतना डायग्राम मिटा देता हूँ, पर्दे तक रहने देते हैं, इसमें ज्ञात करेंगे। पहला पॉइंट है इसके अंदर अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता, यानी अपन को देखना है, ये तो लिख दिया अपन ने कि ये दीप्त होगा या अदीप्त होगा, लेकिन ये ज्ञात करना है कि कब ये दीप्त होगा और कब ये क्या होगा बच्चों? अदीप्त होगा। तो अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा अपन को? तीव्रता के लिए अपन को पथांतर ज्ञात करना होगा। तो पथांतर ज्ञात करने के लिए अपन देखें बच्चों, देखो पर्दे पर अक्षीय बिंदु P के संगत द्वारक AB पर आपतित गोलीय तरंगाग्र का ध्रुव बिंदु O है। तरंगाग्र को फ्रेनेल के सिद्धांत के अनुसार यदि कटिबंधों में बांटें तो P पर प्रकाश की तीव्रता द्वारक से निकलने वाले अर्धावर्ती कटिबंधों की संख्या पर निर्भर करेगी। यानी यदि द्वारक AB का व्यास इतना कम है कि उसमें से केवल एक अर्धावर्ती कटिबंध निकल पाए, तो उस स्थिति में क्या होगा बच्चों? केवल एक ही अर्धावर्ती कटिबंध निकल सकता है। तो P पर आयाम R1 के तुल्य होगा, जो संपूर्ण तरंगाग्र के कारण आयाम R1/2 का कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। यानी यदि इसका आकार इतना छोटा कि केवल एक ही अर्धावर्ती कटिबंध निकल पाया, तो यहाँ पर आयाम कितना होगा? P पर एक ही निकल पाया तो R1 होगा, R1 निकला है, और सभी जब निकलते हैं तो लगभग R1/2 होता है। विषम वाले वो कट जाते हैं, माध्यिक वाले कट जाते हैं, मैंने बताया था प्लस माइनस की स्थिति में। तो सभी के कारण इस स्थिति में कितना हो गया बच्चों? जब आकार इतना छोटा है कि एक ही निकल पा रहा है, तो उस स्थिति में ये R1/2 का कितना हो गया? 2 गुना है। अतः इस स्थिति में बिंदु P पर क्या होगा? सबसे अधिक चमकीला होगा, क्योंकि इस स्थिति में तीव्रता क्या होगी? KR1² के बराबर होगी।
यदि द्वारक का आकार इतना बड़ा है कि उसमें से दो अर्धावर्ती कटिबंध निकल जाएं, तो इस स्थिति में P पर आयाम कितना पहुंचेगा? R1 लगभग बराबर क्या है? R2। R1 लगभग बराबर R2 है, तो लगभग बराबर होने की स्थिति में एक प्लस में होगा, दूसरा माइनस में क्रॉस हो जाएंगे। यानी पहली स्थिति मैंने बताई, आकार इतना छोटा कि एक ही अर्धावर्ती कटिबंध इसमें से निकल पाए, तो उसके कारण आयाम R1 और तीव्रता की R1², जो कि सभी के कारण तीव्रता की 4 गुनी, सभी के कारण R1/2 आयाम था और तीव्रता कितनी थी? कि R1²/4। तो इससे 2 गुना आयाम और 4 गुनी तीव्रता मिल रही है जब आकार कितना हो? इतना छोटा कि केवल एक ही निकल पाए। इस स्थिति में P दीप्त होगा और सबसे अधिक चमकीला होगा। दूसरी बात करें कि आकार इतना बड़ा कि इसमें से 2 अर्धावर्ती कटिबंध निकल जाएं, तो 2 तो एक R1 आयाम का निकल गया, दूसरा -R2 का। अब अपन जानते हैं R1 लगभग बराबर क्या है? R2। तो R1 - R2 क्या हो गया बच्चों? 0। यानी आयाम क्या पहुंचा? 0 पहुंचा, और तीव्रता क्या हो गई इसके कारण? 0। यानी इस स्थिति में ये क्या होगा? अदीप्त होगा। इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों? जब आकार इतना छोटा होगा, इसमें से 2 अर्धावर्ती कटिबंध निकल जाएं, तो इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा बच्चों? इस स्थिति में ये अदीप्त होगा। P बिंदु क्या होगा बच्चों? अदीप्त होगा। अब बात करें अपन, यानी इससे स्पष्ट है कि विवर्तन प्रतिरूप का केंद्र बिंदु चमकीला होगा या काला होगा। ये कौन सी बात पर निर्भर करेगा? कि द्वारक से जो निकलने वाले कटिबंध हैं, उन कटिबंधों की संख्या सम है या विषम है। यदि कटिबंध द्वारक से निकलने वाले कटिबंधों की संख्या सम है, तो वो क्रॉस होते जाएंगे, लगभग 0 हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा? अदीप्त होगा P। और यदि निकलने वाले कटिबंधों की संख्या क्या है? विषम है, तो उस स्थिति में बिंदु P कैसा होगा बच्चों? उस स्थिति में बिंदु P चमकीला होगा, यानी बिंदु P कैसा होगा? दीप्त होगा। ठीक है। अब यदि द्वारक के आकार को अपन स्थिर रखें और पर्दे को द्वारक की ओर ले जाएं, तो द्वारक में स्थित अर्धावर्ती कटिबंधों की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी, और पर्दे का केंद्र बिंदु P एकांतर क्रम या एकांतर रूप से दीप्त और अदीप्त होता रहेगा। अपन ने क्या की बच्चों? द्वारक का आकार निश्चित कर दिया और फिर पर्दे को द्वारक की ओर ले गए, तो द्वारक में क्या होगा? कटिबंधों की संख्या बढ़ती जाएगी। ये अपन ने साइज जो था छोटा बड़ा वो कॉमन ले लिया और पर्दे को इधर लाते गए, तो उस स्थिति में इसके लिए पर्दे के लिए कटिबंधों की संख्या बढ़ती जाएगी और एकांतर रूप में ये क्या होता जाएगा बच्चों? दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त, इस प्रकार से परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है। अब अपन इसमें बात करें बच्चों कि इसकी अपन गणितीय व्याख्या करें, तो गणितीय व्याख्या के लिए अपन समझें कि द्वारक की त्रिज्या यदि स्मॉल r के बराबर लें, स्रोत से दूरी a लें और पर्दे से दूरी v है, तो उस स्थिति में SAP और SOP से पहुंचने वाली तरंगों में पथांतर कितना होगा? ये देखें अपन सबसे पहले गणितीय व्याख्या। ये तो मैंने आपको वैसे बता दी थ्योरेटिकली, अब अपन इसकी गणितीय व्याख्या करें, तो सबसे पहले अपन SAP और SOP के मध्य क्या निकालें बच्चों? गणितीय व्याख्या इसी की निकाल रहे हैं अपन, अक्षीय बिंदु की। SAP कहाँ है? SAP इस तरह से हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, ये हो गया और ये हो गया आपका P। ठीक है। तथा SOP में पथांतर मान लिया डेल है। कितना है बच्चों? पथांतर कितना है बच्चों? डेल है। तो उस स्थिति में अपन को इनके मध्य पथांतर निकालने के लिए अपन को क्या निकालना होगा? एक तो SA निकालना होगा, एक AP निकालना होगा।
और ये इससे क्या एस ए पी आ जाएगा, और एस ओ पी के लिए तो एस ओ और ओ पी अपने पास नहीं है या नहीं बच्चों? एस ओ और ओ पी तो अपने पास हैं, और एस ए और ए पी अपन ज्ञात कर लें। तो एस ए और ए पी ज्ञात करने के लिए अपन सबसे पहले समकोण त्रिभुज एस ए ओ की बात करें तथा ए ओ पी में। देखिए एस ए ओ में देखें तो बच्चों एस ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? एस ओ स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर होगा या नहीं? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो बच्चों एस ओ कितना है? एस ओ है ए स्क्वायर, ए है, और ओ ए कितना है? आर के बराबर मानिए अपन ने त्रिज्या, तो आर स्क्वायर, यानी एस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होगा। इसको मैं अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, इसमें से ए अपन ने बाहर ले दिया तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं? एस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब इससे अपन क्या निकालें? एस ए निकालें तो इसको दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? एस ए के लिए मैं डायरेक्ट लिख दूं ये वाला, तो एस ए बराबर बच्चों ए को बाहर निकाल दें तो ये क्या आ गया? इसको लिख सकते हैं अपन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का अंडर रूट या पावर लगा दिया 1/2, स्क्वायर से हट जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर है, इसके ऊपर रह जाएगा। 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को अपन किससे? बाइनोमियल थ्योरम से सिद्ध करें, द्विपद प्रमेय से। तो 1 प्लस एक्स की घात एन लगभग बराबर किसके? 1 प्लस एन एक्स के बराबर। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? ए इंटू 1 प्लस एन की जगह 1/2 आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं बच्चों? तो इससे एस ए का मान कितना आ गया? इसको अंदर गुणा करें तो ए प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2a, ए इसको गुना होगा यहाँ a और ये इससे a क्रॉस हो जाएगा तो अपॉन 2a। ऐसे का मान कितना आ गया? a प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2a। अब बात करें अपन को अब क्या चाहिए बच्चों? इसमें AP चाहिए, तो AP के लिए समकोण त्रिभुज कौन से की बात करें? AOP की। तो AOP में बच्चों AP स्क्वायर बराबर क्या होगा? AP स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों, या OP स्क्वायर कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। OA स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आप कहोगे सर पहले ऐसे लिखा, आप क्यों लिखा है भाई? उससे वही B वाली टर्म R वाली जो टर्म है OA बाद में लिखूंगा तो R वाली बाद में आ जाएगी, नहीं तो वो पहले आएगी। A प्लस B बराबर B प्लस A होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ लागू होता है, अपन जानते हैं गणित में, क्रम विनिमयता से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो AP स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर। OP का मान कितना है बच्चों? OP स्क्वायर प्लस OA यानी B स्क्वायर प्लस OA R स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ, V कॉमन ले लिया बच्चों मैंने, तो V स्क्वायर 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर हो गया बच्चों। इसमें आप देखोगे AP बराबर निकालें तो वर्गमूल आ जाएगा, तो B तो बाहर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर की पावर 1/2। वही यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगा देंगे, द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो 1 प्लस एक्स की घात n बराबर 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हैं। तो इससे B इंटू 1 प्लस 1/2 B स्क्वायर प्लस अपॉन R स्क्वायर। B को अंदर गुना करूँगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये R स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर है यहाँ पे, तो 1/2 R स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। 1 प्लस एक्स की घात n क्या लगाया यहाँ पर? 1 प्लस एक्स की घात n बराबर 1 प्लस एन एक्स। कौन सी प्रमेय होती है? द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, वही मैंने यहाँ लगाई है बच्चों, ये वाली 1 प्लस एक्स की घात n, वही 1 प्लस एन एक्स, वही यहाँ कर दिया। R स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, V को गुना किया तो बच्चों देखना B प्लस 1/2 V R स्क्वायर, ये V से B एक क्रॉस हो गया, तो यानी इसको क्या लिख दिया मैंने? R स्क्वायर अपॉन 2 भी लिख सकता हूं मैं। ये क्या हो गया आपका? AP। यानी बच्चों A बराबर हो गया A प्लस R स्क्वायर अपॉन 2A,
और AP बराबर हो गया B प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2B। हो गया बच्चों। अब अपन को पथांतर क्या चाहिए? पथांतर तो अपने लिए SAP और SOP में ज्ञात कर रहे हैं, तो अब SAP तो अपन ने निकाल लिया, SA और AP, और ज्यामिति से अपन देख रहे हैं कि ज्यामिति से SO बराबर कितना है बच्चों? स्मॉल a, तथा OP बराबर स्मॉल v। अतः पथांतर की बात करें, ये अपने हो गए SA और ये आगे बच्चों, तो SA और SOP में पथांतर की बात करें तो क्या होगा देखना। डेल बराबर SAP का मान क्या है? SAP माइनस SOP। SAP का मान क्या है? SA प्लस AP माइनस SO प्लस OP। यही है बच्चों। SA का मान क्या है? SA का है A प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2A प्लस AP का है B प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2V माइनस SO का मान है A और OP का मान है B। तो बच्चों ये माइनस के इसको लिख सकते हैं अपन, पथांतर बराबर चल रहा है आर स्क्वायर अपॉन 2A प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2V प्लस A प्लस V माइनस A माइनस V। ये क्रॉस एंड आउट हो गए बच्चों, यानी पथांतर कितना बचा? आर स्क्वायर अपॉन 2A प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2V। पथांतर कितना बचा है यहाँ पे अपन देखेंगे। पांच डिफरेंस बचा आपका आर स्क्वायर अपॉन 2A प्लस आर स्क्वायर अपॉन 2V, यही बचा। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, पथांतर बराबर आर स्क्वायर अपॉन 2, इसमें से कॉमन लेते हैं तो ये होगा आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन B। ये क्या आ गया बच्चों? पथांतर आ गया। पथांतर अपन के पास आ गया, तो अब इससे अपन पता लगा सकते हैं कि ये दीप्त कब होगा और अदीप्त कब होगा। यदि बिंदु P पर n अर्धावर्ती कटिबंधों का प्रकाश पहुंचता है तो पथांतर कितना होगा? अपन जानते हैं दो क्रमागत दो कटिबंधों के मध्य कितना पथांतर होता है? λ/2 होता है, कलांतर पाई होता है। तो n के मध्य कितना होगा? यदि n का प्रकाश पहुंचता है, यदि, चलो अब इधर ही लिख लेते हैं, मिटा देता हूं मैं। यदि बिंदु P पर n अर्धावर्ती कटिबंधों का प्रकाश पहुंचता है, यदि बिंदु P पर n अर्धावर्ती कटिबंधों का प्रकाश पहुंचता है तो इनके मध्य पथांतर कितना होगा बच्चों? अपन जानते हैं पहले और दूसरे के मध्य λ/2, दूसरे और तीसरी के मध्य 2λ/2, तीसरे और चौथे 3λ/2। इस तरह पहले और nb के मध्य कितना हो गया? इस तरह से पहले और nb के मध्य पथांतर n λ/2 होगा बच्चों। इधर आया अपना ये वाला और इधर ये है, तो डेल बराबर आर स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन V इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? n λ/2 लिख सकता हूँ, यानी डेल बराबर आर स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B बराबर n λ/2। या इससे अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों? इससे लिख सकते हैं आप 2 से 2 क्रॉस आउट हो गया, तो 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन V बराबर क्या बचा? 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन V बराबर, छोड़ो अपन निकालें यहाँ पर n का मान, n बराबर आर स्क्वायर अपॉन लैम्बडा 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन V। ये बच्चा बच्चों n बराबर आर स्क्वायर अपॉन लैम्बडा 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन B। यदि n विषम संख्या है तो बिंदु P क्या होगा बच्चों? दीप्त होगा। और यदि यानी बिंदु P पर उच्चिष्ट होगा। और यदि n सम संख्या है
तो बिंदु P क्या होगा, अदीप्त होगा, अर्थात इस स्थिति में क्या होगा, बिंदु P काला होगा। यदि प्रकाश स्रोत अनंत दूरी पर स्थित हो, अर्थात a बराबर इन्फिनिटी हो, तो a बराबर अपन इन्फिनिटी कर दें, तो उस स्थिति में यहाँ a बराबर इन्फिनिटी, ये 0 बन गया, यानी क्या बच जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर अपॉन वी लैम्बडा के बराबर। n बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन वी लैम्बडा होगा। ठीक है, इससे स्पष्ट है कि वृत्ताकार द्वारक अर्धावर्ती कटबंधों की संख्या, द्वारक की त्रिज्या और स्रोत से दूरी, पर्दे से दूरी और तरंग दैर्घ्य, इन पर ये निर्भर करता है। यदि ये संख्या क्या है बच्चों, संख्या है आपकी सम, तो P कैसा होगा, अदीप्त। पहले ही समझा दिया मैंने मैथमेटिकली, ऐसे समझ लिया आपने। ठीक है, यदि n का मान क्या है बच्चों, सम है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये अदीप्त होगा, और विषम है तो ये क्या होगा बच्चों, दीप्त होगा। ठीक है, और ये पे यदि a बराबर क्या ले लिया अपन ने, इन्फिनिटी ले लिया, तो उस स्थिति में आप देख सकते हो n बराबर क्या बचेगा, आर स्क्वायर अपॉन बी लैम्बडा। ठीक है, ये क्या हुआ अपना, ये हुआ बिंदु P पर या अक्षीय बिंदु P पर प्रकाशमान भाग a डैश b डैश के अक्षीय बिंदु P पर तीव्रता का मान। इसका गणितीय विश्लेषण बता दिया, थ्योरेटिकली भी मैंने बता दिया। इसके बाद अपन निकालेंगे किसी अनाक्षीय बिंदु पर तीव्रता, वो निकालेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।